हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर में बेसिकली हम मोशन के बारे में और अलग अलग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और बहुत सारे होते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चैप्टर में बताया गया है देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो पहेली और भूजों की क्लास में समर वेकेशंस के दौरान कौन से बच्चे कहाँ कहाँ गए थे इसके बारे में डिस्कशन चल रही है। तो कुछ बताते हैं कि वो तो अपने गांव गए थे ट्रेन से, फिर वो उन्होंने बस पकड़ी, उसके बाद बुलक कार्ट से वो लोग गए, एक स्टूडेंट एरोप्लेन से ट्रैवल किया एक ने, और कुछ बताते हैं कि हमने तो हॉलीडेज फिशिंग करते हुए बिताए। फिशिंग यानी मछली पकड़ते हुए अपनी अंकल की नाव में। तो ये सब बच्चे बताते हैं। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments। तो फिर टीचर उन्हें बताती हैं कि जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं उनमें बताया गया है स्मॉल व्हील्ड व्हीकल के बारे में। तो स्मॉल व्हील्ड व्हीकल क्या होता है? देखिए, व्हीकल का मतलब होता है हमारे साधन, जैसे कि लिए साइकिल होगी, एरोप्लेन हो गए, बस हो गई, ये सारे हमारे साधन होते हैं ना। इन्हीं की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इन्हीं की वजह से हम इधर उधर ट्रैवल कर पाते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो व्हीकल का मतलब भी ट्रांसपोर्ट ही होता है। तो एक छोटे पहियों वाला व्हीकल जिसका नाम होता है स्पेस क्राफ्ट, उससे हम दूसरे प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, जैसे मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने। दीज व्हीकल वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। मार्स जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट का यूज़ किया गया था। तो ऐसा उन्हें टीचर बताती हैं। तो पहेली रीड कर रही होती है स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया, यानी पुराने भारत के बारे में पहेली स्टोरीज रीड करती है। एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। और वो जानना चाहती है कि पहले के टाइम में लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे ट्रैवल करते होंगे। तो आइए रीड करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट की कहानी। जैसे पहले के टाइम पे तो ट्रांसपोर्ट हुआ नहीं करते थे। तो लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, वो पैदल ही चलते थे। एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और उनके जो गुड्स हैं, उनके जो सामान वगैरह है ना, उनको वो अपनी पीठ पर लाद कर पैदल चला करते थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, एनिमल्स का यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एनिमल्स जैसे देखिए, ये रही बुलक कार्ट, एनिमल के आगे एनिमल के पीछे क्या बांध दिया, एक कार्ट बांध दी, और इस पर सामान रखकर लोग चलने लगे। और उससे भी पहले ये कार्ट वाट भी नहीं थी, सिर्फ जानवरों पर बैठकर, जैसे घोड़ों पर बैठकर चल दिए, है ना, इस तरीके से ही चला करते थे। फिर ट्रांसपोर्ट आए, पानी पे चलने के लिए, रूट्स पे चलने के लिए नाव वगैरह बनाई गई। और उसके बाद नाव तो पहले ना बहुत सिंपल हुआ करती थी, लकड़ी की बनी हुई हुआ करती थी, और एकदम ऐसी हुआ करती थी, जैसे आपको पता होगा कि ऐसे बोट आती हैं और उनके साइड साइड में चलाने के लिए भी आते हैं। तो इस तरीके से सिंपल बोट हुआ करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे इंसानों ने सीखा कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए हम वुड को, जो लकड़ी है, उसको शेप दे सकते हैं नाव की। और फिर धीरे धीरे लोग ना नाव को कैसे शेप देने लगे, जैसे के लिए स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे फिश की शेप होती है ना, आपने देखा होगा फिश की शेप इस टाइप की होती है ना। कुछ वाटर में फिश की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। हमने पिछले चैप्टर 8 और 9 में जाना था कि फिश की शेप स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, जिसकी वजह से फिश आसानी से पानी में चल सकती है। तो लोग भी नाव को स्ट्रीमलाइन शेप ही देने लगे, जिससे नाव भी आसानी से पानी में चल सके। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर धीरे धीरे करके पहिए का आविष्कार हुआ, और जैसे ही व्हील बनाना तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे चेंजेस आ गए। व्हील तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने लगा। द डिज़ाइन ऑफ अ व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पहले व्हील बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना, फिर धीरे धीरे करके व्हील को भी इम्प्रूव किया गया, उसकी डिज़ाइन बदली गई। एनिमल्स के पीछे इस तरह की काट लगा दी गई, ठीक है, जैसे काऊ के पीछे, भैंस के पीछे हम लगा नहीं देते उनको, तो ऐसे काट लगाने लगे लोग। अंटिल द बिगनिंग ऑफ 19th century पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स, बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर बताते हैं जैसे ही 19th century की शुरुआत हुई ना, तभी ये सब बदल गया। 19th century से पहले लोग जानवरों पर, नाव पर और जहाज़ों पर ही ट्रैवल करते थे। फिर जैसे ही 19th century आई तो लोगों ने अलग अलग इन्वेंशन करना शुरू किया। इन्वेंशन हो गया स्टीम इंजन का। आपने देखा होगा स्टीम इंजन वाली ट्रेन होती है ना, ऐसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया। और
एक न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन करके तैयार हो गया। रेल रोड्स बनाई गई स्टीम इंजन चलाने के लिए, कैरियजेज वैगन्स बनने शुरू हो गए। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे करके क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं। 19th सेंचुरी में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए थे। ऑटोमोबाइल्स आने लगे, जैसे कि लिए मोटर कार्स हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई, ये सब आने लगे। उसके बाद पहले तो सिंपल नाव हुआ करती थी लकड़ी की बनी हुई, फिर मोटराइज बोट यानी मोटर बोट के अंदर मोटर लगी हुई ऐसी बोट आने लगी, जहाज़ आने लगे मोटर वाले, जिनसे ना तेज़ चल सकें पानी में भी। उसके बाद जैसे ही 1900 का समय था ना, 1900 अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर अंदर ही एरोप्लेन्स का आविष्कार हो गया। दिस विल लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। उसके बाद धीरे धीरे कर एरोप्लेन्स को इम्प्रूव कर दिया गया। एरोप्लेन्स में लोग क्या करने लगे, पैसेंजर्स बैठाने लगे। उसके बाद एरोप्लेन्स सामान को इधर उधर ले जाने के लिए काम आने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये सब होने लगा। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आने लगी, मोनो रेल आने लगी। उसके बाद सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होते हैं ना, बहुत फास्ट जाने वाले, वो आ गए। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के, स्पेस क्राफ्ट दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए, वो आने लगी। और धीरे धीरे करके 20th सेंचुरी में ये सब बन गया। जैसे 20th सेंचुरी आई तो ये सब बनना तैयार हो गया। शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो हमें फिगर दिया गया था, इसमें कई सारे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं, जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, बुलक कार्ट, एरोप्लेन, साइकिल, शिप। तो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें दे रखे हैं। ये अर्लीस्ट टाइम से चलते आ रहे हैं और धीरे धीरे करके इनमें बदलाव आने लगे। तो आप बता सकते हैं कोई और ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा पहले यूज़ हुआ था और आजकल यूज़ नहीं होता। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। अब देखते हैं हम लोग कि पहले के पीपल ना कैसे ट्रैवल किया करते थे, ये तो हमने पढ़ लिया। तो अब आप कैसे जानेंगे कि वो चलते समय, जैसे कि आप स्कूल तक का आपका रास्ता, आपको पता है ना आपका स्कूल आपसे कितनी दूर है, या कहीं पर भी हम जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहीं वो जगह दूर तो नहीं है। अब हमें पता है 2 किलोमीटर दूर है हमारा स्कूल, या फिर 1 किलोमीटर दूर है। तो ये सब हमें डिस्टेंस पता होती है किसी भी चीज़ की। जब हम बस या रिक्शा लेते हैं, मतलब हमें ये तो पता है कि हमारा स्कूल काफ़ी दूर है, तभी तो हम बस और रिक्शा लेंगे, नहीं तो हम पैदल चले जाएंगे स्कूल। तो पहले के लोगों को कैसे ये सब पता चलता था। अब जैसे आजकल हम सामान कोई ख़रीदते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मार्केट आप या तो पैदल चले जाते हैं, अगर दूर होता है मार्केट तो आप बस रिक्शा पकड़ते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स कैसे मिलता है, आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट हमसे दूर है। हम ये देखते हैं कि वो कितना किलोमीटर दूर है, कितना मीटर दूर है, ये सब हम देखते हैं ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जगह की दूरी नापना। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह, जिस जगह हम जा रहे हैं वो हमसे कितना दूर है। एक आइडिया, रफ आइडिया सा हमें हो जाता है कि हम उस प्लेस पे कैसे जाएंगे। क्या हमें बस या ट्रेन लेने की ज़रूरत है, या हमें शिप लेने की ज़रूरत है, या हमें एरोप्लेन या फिर स्पेस क्राफ्ट लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं दूरी नाप कर, मतलब नाप कर नहीं, रफ आइडिया सा ही हो जाता है कि काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो हाँ भाई हमें क्या लेना चाहिए, बस लेनी चाहिए। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट whose लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी हमें लेंथ या विड्थ नापने की ज़रूरत पड़ जाती है, लंबाई चौड़ाई। तो पहेली और भूजों के क्लासरूम में ना बहुत बड़ी बड़ी डेस्क लगी हुई हैं, लेकिन क्या होता है 2 स्टूडेंट एक डेस्क पे बैठते हैं। आपके स्कूल में भी बैठते होंगे 2 स्टूडेंट एक डेस्क पे। तो क्या होता है, पहेली और भूजो ना एक ही डेस्क पे बैठते हैं, बट कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ना एक जो डेस्क पे बैठ रहा है वो ज़्यादा जगह घेर लेता है डेस्क की, जबकि दूसरे को कम जगह मिल पाती है। तो टीचर के सजेशन पर ये लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्लास में कि इसने जगह ज़्यादा घेर ली डेस्क की, मेरे पास कम जगह है। तो टीचर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, डेस्क की ना पूरी जो लेंथ है उसे नाप लीजिए, उसके बाद एकदम बीच में, डेस्क के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, जिससे दोनों का हाफ हाफ बढ़ जाएगी डेस्क, और हाफ हाफ में एक हाफ भूजों का हो जाएगा, एक हाफ पहेली का हो जाएगा। तो पहेली और भूजो बहुत ही ज़्यादा गिल्ली डंडा खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो उन्होंने सोचा कि गिल्ली डंडा से हम नापते हैं किसको, डेस्क को, क्योंकि वो जानना चाहते थे, मतलब गिल्ली डंडा से उन्होंने नापा, बस आप ये समझ लीजिए। हियर इज़ हाउ ये दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द गिल्ली डंडा। तो यहाँ पर बता रखा है कि गिल्ली डंडा की हेल्प से उन्होंने कैसे ये नापा। तो देखिए, द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली। तो ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें बस सिंपल सी चीज़ बताई गई है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, उन्होंने डेस्क ऐसे नापी क्योंकि देखिए पहेली के पास
गिल्ली डंडा का एक सेट था, मतलब 2 जोड़ी गिल्ली डंडा थे उनके पास टोटल। तो उन्होंने क्या किया, एक डंडा इधर रखा, गिल्ली रखती, फिर इधर से एक डंडा रखा, गिल्ली रखती। तो पूरी डेस्क की लंबाई 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर थी। तो फिर उन्होंने आसानी से पहचान लिया कि हाँ यहाँ पर देखिए, इस आप पिक्चर को ये देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक गिल्ली डंडा है, यहाँ पर भी एक डंडा है, यहाँ पर 2 गिल्ली रख दी हैं। तो देखिए पूरे डेस्क की मेजरमेंट इनके बराबर हो गई। तो आराम से उन्होंने बीच में मार्क खींच लिया इसके गिल्ली डंडा को यूज़ कर कर। तो देखिए ये तो बहुत आसान था, उन्होंने गिल्ली डंडा यूज़ करके ये कर दिया। लेकिन क्या हुआ अब, हेलो नाउ व्हेन यू मेजर्ड विद द नाउ, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि ये तो उन्होंने कर लिया। तो आफ्टर अ फ्यू डेट्स द मार्क लाइन गेट्स विप्ड आउट। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उन्होंने चौक से लाइन खींच लिया, किसी से भी खींच ली, वो मिट गई। तो भूजो ने देखा, भूजो ना अब उसके पास नया गिल्ली डंडा का सेट था, क्योंकि पुराना उनका खो गया था। तो उन्होंने नए गिल्ली डंडा से नापा पहले की तरह। तो अब जब वो नापते हैं ना, तो क्या होता है, एक डंडा इधर से, एक डंडा इधर से, और बीच में एक गिल्ली आ जाती है। तो मतलब पहले तो क्या था, 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर पूरी डेस्क की लेंथ थी। अब 2 डंडा और 1 गिल्ली में ही हो रही है। तो अब इसको आधा कैसे नापें, तो बड़ी परेशानी हो गई उनके लिए। तो वो सोचते हैं, क्योंकि नया, कि हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं, पहले तो ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया, 2 डंडा और 1 गिल्ली पूरी डेस्क को नाप पा रही है। क्योंकि इस बार जो नए गिल्ली डंडा वो लाए होंगे उसका साइज़ होगा बड़ा, बिग साइज़ होगा उनका, तभी तो ऐसा हो रहा है। वरना पहले तो उनका काम चल गया था 2 डंडे और 2 गिल्लियों से, अब काम चल रहा है 2 डंडे और 1 गिल्ली से। तो अब वो क्या करें, अब कैसे वो आधा आधा नापें इसको। हेलो now when you measure with the new set of gilli and danda, the desk seems length to be about 2 danda lengths and 1 gilli length, with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? अब हम क्या करेंगे? What would you suggest पहेली एंड भूजो do? आप क्या बोलेंगे कि पहेली भूजो क्या करना चाहिए, पहेली भूजो को आपको क्या लगता है जिससे वो डेस्क की लेंथ को नाप सकें और आधा आधा उस पर लाइन खींच सकें? क्या वो क्रिकेट विकेट और बॉल्स का इस्तेमाल करें? लेकिन आप ये सोचेंगे कि अब देखिए जैसे गिल्ली डंडा से हो गया, ऐसे ही क्रिकेट और विकेट का हिसाब हो जाएगा, वो भी ऐसे ही पड़ जाएंगे, सिमिलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक चीज़ वो लोग कर सकते हैं, वो ना क्या लें, अब देखिए एक वो धागा ले लें, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, एक वो धागा ले लें, ठीक है, छोटी सी लेंथ का आप धागा ले लीजिए। उसके बाद 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए उस पर, दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क। स्ट्रिंग लेंथ, हाउ कैन यूज स्ट्रिंग टू मेजर लेंथ less than the length of string? They can fold the string and mark into 2. तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। जैसे कि यहाँ पर मान लो इतनी बड़ी आपकी डेस्क है, अब ये गिल्ली डंडा वाला हिसाब किताब तो फेल हो गया। अब आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, ठीक है, आप एक धागा ले लीजिए और इससे ना इस डेस्क की लंबाई नाप लीजिए, मतलब पूरी लेंथ नाप लीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डंडा और इसकी पूरी लेंथ नाप ली। तो अब देखिए डंडा, मान लीजिए डंडा इतना लंबा है, तो हमने यहाँ से ये काट दिया, जितनी टेबल की लेंथ है ना आपकी, जितनी ये मान लो डेस्क है, जितनी आपकी डेस्क की लेंथ है उतना ही हमने काट लिया धागे को। सिंपल, हमने काट लिया ना आराम से। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, धागा उसी साइज़ का हो गया जितने डेस्क है, लेकिन अब हम ये कैसे पता करें कि ये आधा है या ये आधा है, हम कैसे पता करें? तो आप धागे को फोल्ड कर दीजिए आधे में, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए धागा की लेंथ तो डेस्क के बराबर की होगी है ना। अब धागे को अगर आप फोल्ड कर देंगे, मान लो ये हमने धागे लिया और धागे को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, धागे को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, धागा आधा हो गया। और धागा आधा हो गया तो मतलब डेस्क की साइज़ का ही धागा था, तो डेस्क भी एक तरीके से आधी हो गई। तो इस हिसाब से हम धागे को आधा करके ना डेस्क की आधा नाप सकते हैं। उसके बाद आप लाइन खींच दीजिए जितना आधा हुआ है धागा। तो ये यहाँ पर बता रखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, आप प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छी तरीके से शायद आपको समझ आ जाए। नाउ फेरप्स पहेली एंड भूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो धागे के हिसाब से उन्होंने एग्जैक्ट लेंथ नाप ली उस डेस्क की। देखिए ये रहा। तो अब देखिए बहुत सिंपल है ना। यू वुड से दैट दे शुड यूज स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। देखिए बच्चों अब हमने ना क्या किया कि हमने धागे से इस टेबल की लेंथ नापी, लेकिन अब आप कहेंगे धागे से नापना इतना सारा हमने मेहनत की, इससे अच्छा हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स जो आती है उसमें से स्केल निकाल कर नाप लेते। वो लोग डेस्क है ना, आप यही तो कह रहे होंगे। लेकिन वो नाप सकते थे ऑफ कोर्स, लेकिन भूजो ने पढ़ा था कि पहले के लोग किस तरीके से डिस्टेंस मेजर किया करते थे। तो भूजो
ऐसे ही करना चाहता था कि पहले के लोग जैसे मेज़र करते थे ना, तो भूजो भी वैसे ही करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज। वो पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था कि स्केल बनने से पहले लोग कैसे नापा करते थे, तो वो डिफरेंट तरीके से नापने की कोशिश कर रहा था। तो उसने धागे से भी नाप लिया। तो देखिए बहुत सारे ओकेशंस आते हैं, बहुत सारे त्यौहार वगैरह आते हैं। ओकेशंस का मतलब यहाँ त्यौहार नहीं है वैसे। देखिए बहुत सारी वो आती हैं, चीज़ें आती हैं। टू कम अक्रॉस नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस, मतलब कई जगह हमें लेंथ डिस्टेंस नापना पड़ता है। जैसे टेलर जो है वो लेंथ कैसे नापता है अपने कपड़े की, वो नापता है एक टू नो इफ़ इट एनफ टू स्टिच अ कुर्ता। देखिए टेलर को भी मेज़र करना पड़ता है अपने कपड़े की लेंथ, जिससे वो पता आप कर सके कि कितना साइज़ का है। अगर किसी आदमी का साइज़, आदमी के कुर्ते का साइज़ थोड़ा कम करना है तो वो पहले मेज़र करेगा, है ना। कारपेंटर को भी मेज़र करना पड़ता है हाइट और विड्थ अपने अलमारी की, जैसे भी वो कारपेंटर, आपको पता है ना, कारपेंटर जो अलमारी वगैरह बनाते हैं लकड़ी की चीज़ें, तो फिर कारपेंटर को भी अलमारी वगैरह बनाने के लिए पहले हाइट और विड्थ पता करनी पड़ती है। ये पता लगाने के लिए कि कितनी लकड़ी यूज़ करनी है एक दरवाजे को या किसी भी चीज़ को बताने के लिए। उसके बाद एक जो किसान होता है उसे भी अपनी ज़मीन की लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, पूरा एरिया पता होना चाहिए अपनी ज़मीन का, तभी तो वो पता लगा पाएगा कि कितनी मात्रा में अनाज वगैरह उसे अपने क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए चाहिए। सपोज़ यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हो, तो आपको भी तो नापा ही जाता है ना, इंची टेप जो होता है उससे आपकी हाइट नापी जाएगी, है ना। पहले आपको पूरा सीधा खड़ा कर दिया जाएगा कि आप सीधे खड़े हो जाइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये आप हैं पूरे एक लाइन मान लीजिए मतलब आप हैं, लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपकी लंबाई इधर तक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका सिर है यहाँ पर, तो यहाँ तक की आपकी लंबाई, तो हम यहाँ पर एक ना इस तरीके से मार्क कर देंगे कि यहाँ तक भाई आपकी लंबाई है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप हट जाइए क्योंकि हमने मार्क कर लिया। उसके बाद आप इंची टेप से नाप लीजिए कि यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक जितनी तक आपकी लंबाई आई है उतने तक कितना मीटर है या कितना इंच है। इंच बोलते हैं, इंच कितनी है, तो आपकी पता चल जाएगी कि कितनी इंच की आपकी लंबाई है, कितनी फीट की है मतलब। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, ये कमरा कितना लंबा है, आपकी डेस्क कितनी लंबी है, आप दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, मून अर्थ से कितना दूर है। ये सब नापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें कुछ कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। द टू प्लेसेस में बी क्लोज एनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। तो देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, आपके रूम की पूरे कितना लंबा है आपका रूम, आपकी डेस्क कितनी बड़ी है, दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी कितनी है, मून से अर्थ तक की दूरी कितनी है, तो इन सब क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दूरी या फिर लंबाई। अब कोई चीज़ पास होती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है। जम्मू कन्याकुमारी कितना दूर है, जम्मू ऊपर की तरफ, कन्याकुमारी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ना नापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हमें मेज़र करना पड़ता है, मेज़रमेंट लगानी पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए ये कितना दूर है, तो आपको मेज़रमेंट करना पड़ेगा उसका। तो चलिए हम कुछ मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वन बी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ, जब भी हम किसी चीज़ की लंबाई या डिस्टेंस नापते हैं तो हमें कुछ कॉमन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे उन मेज़रमेंट के बारे में। सम मेज़रमेंट, कुछ मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एट द यूनिट ऑफ लेंथ मेज़र द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। तो देखिए आपकी जो क्लास है, या मान लीजिए आपका घर या कुछ भी मान लो, तो आप अपने पैर से भी नाप सकते हैं। आप अपनी क्लास में एक्टिविटी ट्राई करके देखिए, सारे बच्चे करेंगे, वन बाय वन करिए ये एक्टिविटी। आप अपने पैरों से अपनी क्लास की लेंथ नापिए, ठीक है। तो आप नाप सकते हैं आराम से, लेकिन किसी का पैर छोटा होता है, किसी का पैर बहुत बड़ा होता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इसे आपको भरना है। जैसे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, आपका कोई आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है साक्षी नाम की, तो साक्षी लिख दीजिए उसका नाम। उसके बाद लेंथ ऑफ द क्लासरूम, उसके पैरों के हिसाब से कितने पैर में उसकी पूरी क्लासरूम की लेंथ आ गई। लेंथ मतलब मान लीजिए 5 पैरों से चले, 5 पैर में पूरा क्लासरूम उसका नप गया। तो अब देखिए कोई और है जिसका नाम है लक्ष्य, तो उसके 8 पैरों में नपा। तो किसी का पैर छोटा होता है, जिसका छोटा होगा वो ज़्यादा पैरों में नाप पाएगा, और जिसका बड़ा होगा उसके कम पैर लगेंगे। तो अगर हम पैरों से नापने का आइडिया देखें तो ये तो फेल हो जाता है। अब ऐसे तो हमें नहीं चलेगा ना, ऐसे किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। अब दूसरा हम एक्टिविटी देखते हैं, इसमें हम हाथ से नापेंगे।
अपना एक थंब और अपनी एक ये लास्ट वाली जो लिटिल फिंगर होती है, ऐसे करके आपको नापना है, अपना थंब और अपनी लिटिल फिंगर से ऐसे करके। तो ये आप बता सकते हैं। अपने हैंड स्पेन इसको बोलते हैं हैंड स्पेन, ठीक है। हैंड स्पेन के यूज़ से आप नाप सकते हैं। हेयर टू यू मे फाइंड दैट योर नीड string length equal to your hand span and then fractions of the string length to make the measurement. Record all observation. We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some non quantity. The non fixed quantity is called a unit. अब देखिए बच्चों, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो ये सारे अगर हम हाथ से नापें, पैर से नापें, ये कुछ भी ज़्यादा हमें सही नहीं होता, क्योंकि किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, तो हम एग्जैक्ट किसी को नहीं बता पाएंगे। कोई कहेगा नहीं ये तो 5 का है, कोई कहेगा नहीं ये तो 6 पैरों का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ना एकदम फिक्स एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर हमें नापनी होती है ना, तो वो हम यूनिट में नापते हैं, यूनिट में, ठीक है, ना कि हाथ और पैरों से, क्योंकि किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा। ये मैंने आपको कई बार बोल दिया है, तो इसलिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट में हम मेजरमेंट नाप सकते हैं। 1 पार्ट इज़ अ नंबर, द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। एक पार्ट तो नंबर हो जाता है और एक हो जाता है मेजरमेंट। तो एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया, हमने पैरों से नापा। देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो देखिए, फुट लेंथ एक यूनिट थी जो कि हमने मेजरमेंट करने के लिए चुनी, और 12 फुट ये क्या था, नंबर था। अब हम सारे मेजरमेंट पढ़ेंगे टेबल 10.1 और 10.2 में जो हमने भरे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपने भरा था ना, और यहाँ पर आपने भरा था, आपने ये भरा था कि कितने पैरों में पूरा क्लासरूम नपा है। तो ये आप देखिए, तो सारे मेजरमेंट होंगे, क्या वो इक्वल है, नहीं, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। फिर अब द रिजल्ट विल बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स में नॉट बी द सेम। आपके फ्रेंड का सेम नहीं होगा, आपका हो सकता है बड़ा हो, या हो सकता है आपका छोटा हो और उसका बड़ा हो। ऐसे ही आपके फुट की लेंथ भी सेम नहीं होती, सारे स्टूडेंट की डिफरेंट होती है। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पेन और अ लेंथ ऑफ वुड एज अ यूनिट टू अदर, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज़। अब इसलिए अगर आप किसी को अपने क्लासरूम की लेंथ बताते हैं कि भाई ये तो 5 फुट का है, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका बड़ा हो, तो एग्जैक्ट वो नहीं पहचान पाएगा कि एक्चुअल लेंथ क्या है किसी भी चीज़ की। इसलिए हम हैंड स्पेन या फुट के यूज़ से नहीं पता लगा सकते किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लेंथ, इसलिए हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट का, जिससे हम ईजिली पता लगा सकें, और वो सबके लिए इक्वल होता है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। We see therefore that some standard unit of measurement are needed. इसलिए हमें पता लगता है इस चीज़ से कि हमें ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेज़रमेंट करने के लिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वो चेंज ना हो, ऐसे हमें मेज़रमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये हाथ वाला और पैर वाला तो फेल हो जाता है आइडिया, किसी का बड़ा किसी का छोटा, तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेज़रमेंट का, जिससे क्या हो जाए, जिससे हर पर्सन का वो चेंज ना हो, सेम रहे हर पर्सन के लिए। तो ये क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, फुट या फिर फिंगर के द्वारा ऐसे डिस्टेंस नापी जाती थी, और ये हर किसी का डिफरेंट होता था, तो ये आइडिया नहीं चलता था। फिर लोगों ने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, हमें कुछ नया निकालना चाहिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, पीपल जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे मेजरमेंट का यूज़ किया है। ये हमें हिस्ट्री से पता चला, यानी एविडेंस हमें इसका मिला है। हमें पुराने ज़माने से पता चला है कि जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे मेजरमेंट की है। A cubit as the length from the elbow to the fingertip was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People used also foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans you measure with their pace or steps. इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ में अच्छा इतना समझ लेते हैं पहले हम। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, क्यूबिट मतलब किसी भी चीज़ की लेंथ नापने के लिए एल्बो से लेकर, अपनी कोहनी से लेकर फिंगर तक की लंबाई नापी जाती थी इजिप्ट में। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने इसी को यूनिट अपना मान लिया। धीरे धीरे करके फिर पैर आ गए, पैर को यूनिट मानने लगे लोग कि पैर के हिसाब से लंबाई नापी जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, यार्ड आ गया। यार्ड मतलब
किसी भी कपड़े को नापने के लिए क्या करेंगे, अपने हाथ से लेकर अपनी चिन तक की जितनी दूरी है इसको नाप लेंगे। रोमन्स ने क्या किया, कदम से नापने लगे रोमन लोग, लेकिन ये सब ना फेल हो गया, किसी का बड़ा किसी का छोटा, यही वाली प्रॉब्लम आ रही थी हर जगह। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल, फिंगर और अ मुट्ठी फिस्ट। जो पुराना इंडिया था, भारत में क्या यूज़ होने लगा, अंगुल यूज़ होने लगा। अंगुल क्या होता है बच्चों, देखिए ये अंगुल होता है, ये एक अंगूठे से लेकर आपकी जो छोटी वाली फिंगर होती है ना, वो एक अंगुल कहलाती है, ठीक है। तो अंगुल यूज़ करने लगे। और आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूज देयर फोरआर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। और आज भी भारत में ना जो फ्लावर सेलर होते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पर यही बताते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही बताते जा रहे हैं कि बॉडी पार्ट का यूज़ होता था किसी भी चीज़ को नापने के लिए। हाउएवर हर किसी का बॉडी पार्ट डिफरेंट होता है। हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। और फिर धीरे धीरे करके मेजरमेंट में ना कन्फ्यूज़न आने लगी, क्योंकि किसी का बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था। तो 1790 में जो फ्रेंच है ना, फ्रांस के लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट किया, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका वो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी मैट्रिक सिस्टम किसने स्टार्ट किया। तो बहुत सिंपल है, 1970 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिनको उन्होंने नाम दिया मैट्रिक सिस्टम का। तो इससे ना क्या होता था, सबके लिए बराबर होता था। पूरे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट कर लिया और हर दुनिया में फिर ये चलने लगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और नाउ इज़ यूज्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और धीरे धीरे होकर ये तो पहले ना स्टैंडर्ड था, अब धीरे धीरे ये इंटरनेशनल बन गया, हर कोई इसे यूज़ करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहते हैं। जो एसआई यूनिट होती है ना, ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। एसआई यूनिट का जो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर का मतलब है ऐसा यूनिट की जो लेंथ होती है वो एक मीटर में होती है, एक मीटर नापा जाता है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6, ऑल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन ज्योमेट्री बॉक्स। तो यहाँ पर बस ये कहा गया है कि फ्रेंच में स्टार्ट हुआ मैट्रिक सिस्टम। इसमें क्या हुआ करता था, इसमें ना मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से, वो फ्रेंच में ही स्टार्ट हुआ था और ये सबके लिए बराबर रहता है। और इसी वजह से क्या हो गया, हमारा किसी भी चीज़ को नापना बहुत सिंपल हो गया। अब हम बॉडी पार्ट से नहीं नापते किसी भी चीज़ को, है ना। हमारे पास स्केल आते हैं, आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्सेस में मिनिमम जो होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल आपको दिया जाता है मैक्सिमम, है ना। देखिए ये होता है स्केल, स्केल बहुत बड़े बड़े तक आते हैं। ये मीटर स्केल है, ये रहा मीटर स्केल, और ये आपका 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल आता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में वो है। तो बहुत ये जो मीटर सेंटीमीटर है ना, वो इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये स्टार्ट हुआ और ये सबके लिए सेम था और इससे बहुत ईजी हो गया मेजरमेंट करना। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीज़न। अब देखिए मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर को हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 इक्वल पार्ट में, यानी बराबर बराबर 100 हिस्से बांट दिए इसके, ऐसे ऐसे करके 100 हिस्से बांट दिए 1 मीटर में। तो उन 100 हिस्सों को हम सेंटीमीटर कहने लगे। तभी तो आपको याद करवाया जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। सबसे बड़ा मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर आता है और उससे नीचे मिलीमीटर आता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सब आपको याद करवाया जाता है और अभी भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हायर क्लासेस में कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं या कोई भी क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में ये सब काम आते हैं। तो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस को नापने के लिए ना मीटर भी कम पड़ जाता है, तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से लेकर बहुत दूर, मान लो लखनऊ की, या हम मान लें कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, या जम्मू से लेकर कन्याकुमारी की दूरी कितनी है, ये मान लें, तो उसको हम किलोमीटर में नापेंगे क्योंकि उसके लिए मीटर कम पड़ जाएगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो बहुत सारे डेसीमीटर, डेकामीटर, बहुत सारे मीटर होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, आपने पढ़े होंगे। नाउ वी कैन रिपीट ऑल ऑफ मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट। तो अब हम सारी चीज़ें जो हमने हाथ पैर से नापी, अब हम उन्हें स्टैंडर्ड स्केल से नापते हैं। और इसे करने से पहले, नापने से पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे अच्छी तरीके से नापा जाता है किसी भी लेंथ को। तो देखिए हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ मेज़र हमें करना होता है डेली लाइफ में, तो इसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल टेलर जो होता है वो एक टेप का यूज़ करता है क्लोथ को नापने के लिए, जिसको हम मीटर रोड कहते हैं, है ना।
तो किसी भी लेंथ को नापने के लिए आपको ना अच्छी तरीके से स्केल को पकड़ना आना चाहिए। तो अच्छी तरीके से स्केल को आप कैसे पकड़ेंगे, इस तरीके से एकदम सीधा रखना है स्केल को। ये वाला गलत तरीका है क्योंकि यहाँ पर देखिए टेढ़ा रखा गया है, हमें एकदम सीधा रखना है, तभी अच्छे से एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि कितना उसकी मेजरमेंट आई है। सीधा रखेंगे और स्टार्ट कब से कहाँ से करेंगे, 0 से हमेशा स्टार्ट करना है। ये 1 से स्टार्ट कर रहा है ना, ये गलत है, मतलब 0 से आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, ये सही है। मतलब देखिए हमें 0 से हमेशा स्टार्ट करना होता है। ये जो स्केल होता है उसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, तो आपको 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। You can use any other full mark of scale, say 1.0 सेंटीमीटर, then you must subtract the reading of this mark। और अगर मान लो आपका स्केल में 0 नहीं है, आपका स्केल टूटा हुआ है, किसी किसी का टूटा हुआ होता है, तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसका टूटा हुआ है तो आप 1 से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे मान लो आपने 1 से स्टार्ट किया और इस बक्से की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो आप उसको 13 सेंटीमीटर ही मानेंगे क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया है। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी इसकी लेंथ आएगी उसमें से आप 1 घटा देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यही आपको बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं कि अच्छी तरीके से देखना कैसे है स्केल को, सामने, ऐसे एकदम सामने होने चाहिए आप स्केल के देखने के लिए। जैसे ये देख रहा है तो ये गलत है, ये भी देख रहा है ये भी गलत है। ये जो बी वाला बच्चा है वो अच्छी तरीके से स्केल को देख रहा है, तो ये पोजीशन है स्केल को देखने के लिए। अब बच्चों देखिए स्केल से नापना तो आप सभी को आता है, और ये जो सारी चीज़ें उनमें यही बताया गया था जो कि मैंने आपको ओरली बता दिया है, पढ़कर नहीं बताया। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन यूजिंग बाय मीटर स्केल। तो सबसे पहले आप अपने क्लास के किसी भी दोस्त की हाइट नापिए। पहले तो अपने हाथों से अंगुल से नापिए, उसके बाद अपने स्केल से नापिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर भर लीजिए कि आपने हैंड स्पैन से नापा तो कैसे आया और सेंटीमीटर में नापा तो कैसे आया। तो इससे हमें पता चलता है कि हर किसी का जैसे हम नापते हैं ना तो अलग अलग आता है, क्योंकि हैंड स्पैन तो एक तुक्का होता है, सेंटीमीटर जो होता है एकदम सही होता है, मतलब स्केल से नापना सबसे सही माना जाता है। तो स्केल से जो आप नापेंगे वो एकदम सही हाइट होगी, यही यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद है 10.6 आपका मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब मान लो बच्चों की आपके पास हो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन, अब इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन का कैसे नापें कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन कितनी लंबी है, तो इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं। यूज़ अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब मान लो आपकी मैथ की बुक में कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई है, तो आप क्या लेंगे, आप एक धागा लेंगे उसे नापने के लिए। पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड प्लेस इट नॉट ऑन द पॉइंट ए। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द लाइन। तो मतलब थ्रेड को आप ऐसे ही रख दीजिए जैसे ये रखी हुई है, आपका जो लाइन है उसी हिसाब से आप थ्रेड को ऐसे 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 से रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द एंड बी ऑफ द कर्व लाइन इज रीच, मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी, नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग विद द मीटर स्केल। तो देखिए मान लो आपका टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये है, आपने क्या किया, धागा रख दिया इसके आसपास, ऐसे ही रख दिया जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई है। उसके बाद मान लो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि धागा ना, यहाँ पर देखिए धागा थोड़ा लंबा है, तो आप इधर तक धागे को काट लीजिए जहाँ तक ये ख़त्म हो रही है टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है। तो आपने काट लिया ये धागा, उसके बाद धागे को सीधा कर लीजिए और स्केल से धागे की लंबाई नाप लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये टेढ़ी जो लाइन थी उसकी लंबाई कितनी थी। तो यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। तो बस यही है इसमें कि आप एक ऐसी लाइन को कैसे नापेंगे, एक कर्व्ड लाइन को आप कैसे नापेंगे। तो धागे को इसके साइड में रख लेना है, उसके बाद जितना इसका धागे को ऐसे रख लेना है, उसके बाद धागे को सीधा कर आपको स्केल की मदद से नाप लेना है कि धागा कितना लंबा आया। तो यही चीज़ है इस एक्टिविटी में। अब हम देखेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब जो चीज़ हमारे आसपास घूमती रहती हैं, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट सोचिए जो कि हमारे आसपास घूमते रहते हैं। जैसे एक मॉस्किटो जो कि एक टेबल पे बैठा है, लोग जो कि चेयर्स पे बैठे हैं वो घूम भी रहे हैं, है ना, काउ डॉग आपके हाथ, स्मॉल बेबी, या फिर हम फिश देख लें, या हम फैक्ट्री में कोई हॉर्स वगैरह, या फिर मूविंग ट्रेन, तो ये सब चीज़ें घूमती रहती हैं। तो आपको यहाँ लिखना है, आपके हाउस में मच्छर वगैरह मिलते हैं, टेबल में आपको क्या मिल जाएगा, क्लॉक की जो सुई होती है वो आपकी घूम रही है, क्लॉक घूम रही है, तो ये सब घूमते रहते हैं, है ना, आपको पता होगा। तो हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और द रेस्ट। अब देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ जो घूम रही है उसका मोशन कैसा है, वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। मोशन का मतलब या तो वो घूम रही हो, रेस्ट का मतलब वो बैठी हो, शांत हो, स्थिर हो। तो देखिए
यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एज द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आपको पता होगा कि चिड़िया एक समय पे कहीं और डाल पे बैठी होती है, फिर उड़कर कहीं और चली जाती है, लेकिन टेबल एक प्लेस पे है। तो हमें इससे पता चलता है कि टेबल तो रेस्ट में है, लेकिन जो बर्ड है वो मोशन में है। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 में क्या करना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आपको चींटियाँ मिलें। चींटियाँ चल रही हैं मान लीजिए। अब चींटियाँ जहाँ पर चल रही हैं उधर आप एक वाइट कलर का पेपर रख लीजिए और उस पर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो चींटी अट्रैक्ट होंगी और वो चीनी की तरफ आ जाएंगी, आपके पेपर की तरफ। तो आपको अब दिख जाएगा कि काफ़ी सारे चींटी ना उस पेपर पर घूम रही होंगी क्योंकि आपने चीनी रखी है। फॉर एनी वन आन ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन। तो आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ चींटियाँ जा रही हैं ना वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे पेंसिल चलाते रहिए। उसके बाद हैज़ जस्ट क्रॉल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर फ्यू सेकेंड एज इट मूव अलॉन्ग द शीट ऑफ पेपर आफ्टर सम टाइम। Shake the paper free of the sugar and the ants. Connect the different dots you have marked with arrows to show the direction in which the ant was. तो अब वैसे ही करना है, जैसे आंट जहाँ जहाँ घूम रही है ना वहाँ वहाँ पेंसिल से ऐसे ऐसे मार्क लगाते जाइए। जब चींटियाँ चली जाएंगी तो वैसे ही जहाँ जहाँ आपने पेंसिल से मार्क लगाया है उसके आसपास धागा डाल दीजिए। धागे को सीधा कर कर आप स्केल पे नाप लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो चींटियाँ हैं वो किस किस रास्ते में गई और कितनी उनकी दूरी थी। तो ये चीज़ है, आपको बता रखी है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क शोज वेयर द आंट मूव टू, ये पूरे में यही बता रखा है। तो इस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि चींटियाँ कितना दूर गई, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर वो चली। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन में ना कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है उसका पोजिशन। देखिए मोशन की डेफिनेशन ये है, मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन सब्जेक्ट विद टाइम। मोशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ समय समय पर हिलती रहती है। आपकी गाय हिलती रहती है ना, चिड़िया हिलती रहती है, और ह्यूमन, हम अपना एग्जांपल ले लें तो हम भी मोशन में हैं, हम भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो एक्टिविटी 5 में आपने क्या किया, क्लॉक देखी, क्लॉक की जो सुइयाँ होती हैं वो घूमती रहती हैं। इलेक्ट्रिक फ़ैन, पंखा आपका घूमता रहता है। तो आप इनको लिस्ट कर सकते हैं कौन मोशन में है और कौन मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। कई सारे मोशन के टाइप होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा व्हीकल, आपके सड़क पे काफ़ी सारे व्हीकल्स चलते हैं, है ना, और सोल्जर्स ऐसे परेड लगाते हैं, या फिर आपको देखा होगा कि तालाब में कई लोग पत्थर फेंकते हुए आपने देखे होंगे। तो ये कौन सा मोशन है, स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस। जब आपके स्कूल में या कहीं पर भी 100 मीटर की रेस होती है ना, तो क्या होता है, लोग सीधे जा रहे होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो आप अपने आसपास ऐसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर लोग सीधे चल रहे हों, जैसे कार वगैरह सीधी जाती हैं, सोल्जर सीधे परेड करते हैं। आपकी 100 मीटर की रेस में लोग सीधे भागते हैं, इधर उधर गोल गोल तो नहीं भागते ना। तो जो सीधे जाते हैं, हमें इस एग्जाम्पल में हमने पता चला कि लोग स्ट्रेट चल रहे हैं, एकदम सीधे चल रहे हैं। तो जो भी सीधा चल रहा हो वो कौन से मोशन में होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में। ठीक है, जो भी सीधा चल रहा हो वो रेक्टिलिनियर मोशन में कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेट मोशन जो सीधा चल रहा हो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन में डालते हैं कि हाँ उसका मोशन कौन सा है, रेक्टिलिनियर है। अब हम एक्टिविटी 7 में देखते हैं। आपको एक पत्थर लेना है और पत्थर को ना कई सारे पत्थर लेने हैं और धागा उनके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। ऑब्जर्व द मोशन विद अ स्टोन। तो आप देखेंगे कि पत्थर ऐसे 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 गोल गोल घूम रहे हैं। वी सी दैट द स्टोन along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. This type of motion is called circular motion. तो एक्टिविटी में यही है। अब जैसे कोई भी चीज़ गोल गोल घूमे ना, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे के लिए देखिए पंखा आपका गोल गोल घूमता है। मोशन मार्क ऑफ एन ब्लेड एन इलेक्ट्रिक पेन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। या आप घड़ी को देख लें, घड़ी भी गोल गोल अपनी सुइयों को घुमाती है। तो ये जो मोशन होता है वो होता है सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रिक फैन, क्लॉक, ये घूम तो रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन देखिए ये चेंज नहीं कर रहे अपनी प्लेस। अब देखिए, आप सिंपल देखिए कि ये घड़ी है, घड़ी अपनी सुई कुछ एक समय पे हमने देखा था घड़ी की सुई ऐसी थी, फिर 1-2 घंटे बाद देखेंगे हम तो घड़ी की सुई ऐसी हो जाएगी, है ना। तो घड़ी सुई तो हिला रही है, लेकिन क्या हो रहा है, अब घड़ी एक जगह थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप दूसरे टाइम पर देखें तो घड़ी हिल कर घूम घूम कर इधर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। घड़ी एक ही जगह पर रहकर अपने अंदर की चीज़ें घुमाती रहती है। तो घड़ी क्या है,
एक जगह ही रहेगी और घुमाती रहेगी, कहीं और तो नहीं चली जाएगी ना। ऐसे ही आपका पंखा है, एक जगह रहकर ही घुमाता है, अब पंखा उड़कर इधर तो नहीं आ जाएगा घूमते घूमते। तो ऐसी चीज़ें जो एक जगह ही रहेंगी और एक जगह बैठकर अपने अंदर कुछ घुमाती रहेंगी, इन केसेस में ये जो होते हैं ना, इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हैं इस पूरे पैराग्राफ में। जैसे गिटार के अंदर ये जो स्ट्रिंग होती हैं गिटार के अंदर वो घूमती हैं, है ना। गिटार तो उड़कर नहीं चला जाता किसी और जगह। तबले में भी हम उसे बजाते हैं तो वही घूमता है, तबला कहीं और नहीं मूव करता। घंटी के अंदर वाला जो घंटा सा होता है वही घूमता है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे क्लॉक को देख लें तो क्लॉक के अंदर सुइयाँ घूमती रहती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन ये होता है जब किसी भी चीज़ घूमे, कोई भी चीज़ घूमे, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। घड़ी घूमती रहती है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि घड़ी घूमते घूमते इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो घड़ी कौन से मोशन में है? पीरियोडिक मोशन में। तो हमने देखा, जैसे देखिए आपने स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन आपने देखी होगी ना, आपके घर पर भी हो सकती है हो। तो सिलाई की मशीन में जो अंदर आपका वो होता है व्हील, वो घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो मान लो वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन यानी जो गोल गोल घूम रहा हो, तो उसके अंदर का जो व्हील होता है वो गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो घूमते घूमते कहीं और प्लेस पे चला जाता है। तो हम मान लेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन में भी है। ऐसे ही अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी गोल गोल भी घूमती हैं उसकी सुइयाँ, तो वो सर्कुलर मोशन में भी है और पीरियोडिक मोशन में भी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सर्कुलर में भी होती हैं और पीरियोडिक मोशन में भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है आपकी जो बॉल है वो गोल गोल घूमकर जाती है ना, गोल गोल घूमती है। थर्स द बॉल अंडरगोज रेक्टेनियल मोशन। तो आपकी बॉल रेक्टेलिनियर मोशन में भी हो गई, क्योंकि वो सीधी जाती है एकदम, है ना, इसलिए वो इस वाले मोशन में भी हो गई। और साथ साथ वो रोटेशनल मोशन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो आपकी बॉल सीधा जाती है, इसलिए वो रेक्टेलियन मोशन में भी है और साथ साथ सर्कुलर मोशन में भी है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि दो मोशंस में होते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं। द चेंजेस इन पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। तो मोशन स्लो भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं। जैसे आपका जो स्नेल है, स्नेल आपने देखा होगा वो बहुत धीरे चलता है, जबकि बटरफ्लाई बहुत फास्ट चलती है। ऐसी नदी बहुत कभी कभी धीरे चलती है और एरोप्लेन बहुत फास्ट चलता है। मून धरती के आसपास धीरे धीरे घूमता है, जबकि हमारा ब्लड हमारी बॉडी में तेज़ घूमता है। तो यहाँ बताते हैं मोशन हर जगह है, हमारी पूरी दुनिया में मोशन ही है। तो चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कैसे लगा आपको? और काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।